हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। तो दोस्तों, हिंदी मीडियम एनसीईआरटी क्लास 9th कल हमने डिस्कस किया था और उसका नोट्स अपलोड भी कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे। आज हम जिस एनसीईआरटी की बात करने वाले हैं वो है क्लास 8th की पॉलिटी की एनसीईआरटी। जब बात होती है संविधान एवं राज्य व्यवस्था की तो क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कैसे 10 पेज में शॉर्ट नोट बना दिया गया है। ये आईएएस प्रहलाद सर की कॉपी है, उनका बनाया हुआ नोट्स है। तो आप इस नोट्स को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, और उसके साथ ही आप चाहें तो इससे सीख लेकर अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं। तो बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की पॉलिटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 यूनिट 1 जो है इसका, उसमें है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो भारतीय संविधान के बारे में बता रहा है। अब देखिए नोट्स कैसे बनाना है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक उदारवादी संविधान है, ये लिखा इन्होंने। फिर बताया कि इस चैप्टर में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, साधारण शब्दों में धर्म और राज्य दोनों को एक दूसरे से अलग बनाना। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये फासला क्यों जरूरी है, अलग क्यों करना है। तो अलग इसलिए करना है क्योंकि राज्य और धर्म के बीच अगर पृथक्करण होगा तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला ये होगा कि एक धर्म का दूसरे धर्म पर यानी कि वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, धर्म के भीतर जो वर्चस्व है जिसको इंट्रा रिलीजियस वर्चस्व कहेंगे वो भी नहीं होना चाहिए। जैसे कैसे समझेंगे आप, तो हिंदू रिलीजन में जैसे छुआछूत है तो ये भी नहीं होगा। अगर सरकार जो है, सत्ता जो है वो धर्म को राजनीति से अलग रखेगी तो। उसके बाद भारतीय धर्मनिरपेक्षता की खास बात क्या है, तो भारत की धर्मनिरपेक्षता जो है वो राज्य धर्म से अलग रहकर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मतलब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन वो धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। कैसे हस्तक्षेप करता है, आप ऐसे समझिए कि भारत में ट्रिपल तलाक जो था उस कानून को समाप्त किया गया, तो मुस्लिम धर्म में हस्तक्षेप आप उसको कह सकते हैं। दूसरी बात है कि जो विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, या फिर आप कहिए कि विधवा पुनर्विवाह तो खैर पहले की बात हो गई। अगर आप बात करिए कि हिंदू महिला का जो उत्तराधिकार का कानून लाया गया, या सती प्रथा पर रोक है, पहले से है वो हालांकि, तो ये सब क्या है, ये सब हिंदू धर्म में हस्तक्षेप माना जाएगा। तो राज्य का अपना धर्म नहीं होगा मगर वह धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है सबको बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए। ठीक है, जैसे छुआछूत की पाबंदी की गई, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सहायता है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल जो डिफरेंसेज हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फिर 1946 में गठन हुआ, फिर कैबिनेट मिशन था, वो बताया इन्होंने। फिर इस चैप्टर में दिया है कि नेपाल में लोकतंत्र कैसे आया, तो 1990 में स्थापना हुई, 2002 में फिर हट गया, फिर 2006 में आया, 2008 में फिर से राजतंत्र आ गया, फिर बाद में लोकतंत्र आया। संविधान का कार्य क्या है कि लिमिट करे पावर को, जो राज में है, जो सत्ता में है, उसको निरंकुश न बनने दे, वर्चस्व न हो किसी का, न तो इंटर कम्युनिटी मतलब एक समुदाय का वर्चस्व न हो और एक ही समुदाय के किसी अन्य वर्ग का वर्चस्व भी ना हो। दूसरी बात है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है, तो संघवाद है, संसदीय पद्धति। देखिए कितना आसानी से आप समझेंगे कि इस तरह से अगर आपने बना दिया तो यहाँ पे अभी जो स्पेस बच गया है, मान लीजिए आपने इसी नोट्स का प्रिंट आउट निकाला, तो संघवाद के बारे में यहीं पे एक लाइन लिख देंगे आप चाहेंगे तो। संसदीय शासन पद्धति कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई, वो भी यहीं लिख देंगे। शक्तियों का बंटवारा जो है वो किस तरह से किया गया है, जो शेड्यूल वगैरह है वो आप बता सकते हैं। मौलिक अधिकार यहाँ पे आप लिख देंगे, पार्ट 4 पार्ट 4 में है। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, इसका डिस्कशन आपने कर ही लिया है। देखिए जैसे कि यहाँ पे डिटेल में बताया गया है आपको इस नोट्स में कि संघवाद क्या है, तो संघवाद केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है हमारे यहाँ, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो 3 टियर का गवर्नमेंट हमारे यहाँ देखने को मिलता है। फिर शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, देखिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अपने काम हैं, लेकिन भारत में शक्तियों का बंटवारा पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। मतलब कि हमने क्या किया है कि तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। चेक एंड बैलेंस का मतलब अगर विधायिका, मान लीजिए विधायिका ने कानून बनाया, कुछ गलत कानून बन गया तो क्या होगा, प्रेसिडेंट उसको एसेंट देने से रोक सकता है, तो कार्यपालिका का काम हो गया। फिर मान लीजिए उसके बाद भी पास हो गया तो न्यायपालिका के पास, न्यायपालिका चाहे तो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ये नोट्स बेसिक नोट्स हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के नोट्स हैं ये। मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, समानता,
14 से 18 आर्टिकल, स्वतंत्रता 19 से 22 आर्टिकल, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, इसमें मानव व्यापार नहीं होगा, बलात् श्रम नहीं होगा, बाल मजदूरी नहीं होगी, 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में नहीं रखा जाएगा काम के लिए। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है ये। फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसमें कि आप कहते हैं जिसको रिट कहते हैं। उसके बाद चैप्टर 2 शुरू होता है, तो धर्मनिरपेक्षता की समझ इसमें बताई गई है कि सऊदी अरब जैसे है तो वहाँ गैर मुसलमान मंदिर गिरजाघर इसका निर्माण नहीं हो सकता था। फिर धर्मनिरपेक्षता क्या है ये बताया। धर्म को राज्य से अलग क्यों रखा जाए, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है उसका। अब यूएसए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब भी आप धर्मनिरपेक्षता पढ़ते हैं तो आप यूएसए और इंडिया की धर्मनिरपेक्षता में एक अंतर देखते हैं, एक अंतर महसूस करते हैं। वो अंतर दरअसल ये है कि यूएसए में धर्म और राजनीति पूरी तरह से पृथक है। हमारे यहाँ जैसे कि धर्म में राजनीति हस्तक्षेप कर सकती है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हमारे यहाँ के धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है। लेकिन हम कानून बना सकते हैं, जैसे छुआछूत निवारण के लिए कानून बनाया, जैसे ट्रिपल तलाक के लिए कानून बनाया, जैसे हिंदू महिलाओं के उत्तराधिकार के लिए कानून बनाया। तो हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन यूएसए में ये हस्तक्षेप नहीं होगा। यूएसए में स्पष्ट पृथक्करण है, बिल्कुल स्पष्ट अलगाव है। यूनिट 2 आते हैं। यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 3 कि हमें संसद क्यों चाहिए, ये चैप्टर का नाम है। तो संसद के बारे में बताया है कि इस राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति जो हैं वही सभापति होते हैं। लोकसभा में 552 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 552 नहीं लिखा, तो आप यहीं पे ऐसे करके लिख सकते हैं कि मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में 545 सदस्य हैं। लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा। भारत की संसद में कौन कौन आएगा, देखिए फ्लोचार्ट के माध्यम से राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। यहीं पर आप नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बता दिया कि बहुमत के लिए 272 सदस्य चाहिए होंगे। कुल कैसे सदस्य हैं ये बताया। फिर संसद सत्र में सबसे पहले प्रश्नकाल की व्यवस्था की गई है। मतदान प्रतिशत भी इन्होंने दे दिया है कि 2004 में कितना हुआ, 9 में कितना हुआ, मतलब समझने के लिए है एक। उसके बाद देखिए कानून का शासन, चैप्टर नंबर 4 है। कानून का शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। कोई भी व्यक्ति या धर्म या कोई भी पद, किसी से भी चीज़ से, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई व्यक्ति ऊपर नहीं है, ठीक है। फिर रॉलेट एक्ट की बात यहाँ पे इन्होंने बता दी कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट का मतलब वही जो मार्च 1919 में लगाया था ब्रिटिशर्स ने, और फिर जलियांवाला बाग हुआ, ठीक। उसके बाद हिंदू, देखिए जो मैंने बता रहा था मैं आपको, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में कि बेटे बेटियों और माँ तीनों में परिवार की संपत्ति का बराबर हिस्सा होगा। यदि किसी परिवार का मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो बेटे बेटियों और माँ तीनों में बराबर हिस्सेदारी में बांट दी जाएगी संपत्ति। घरेलू हिंसा कानून 2005। फिर चैप्टर नंबर 5 है न्यायपालिका। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 12 से 15 मिनट का होगा। खास बात यह है कि मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ना कैसे है ये भी इसमें बता पाऊँ, कि इस नोट्स से आपको रिवाइज कैसे करना है और इस नोट्स में आप क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दें कि और ये नोट्स को आप और अच्छा बना सकें। तो न्यायपालिका के बारे में बताया है कि विवादों का निपटारा करेगा, है ना। उसके बाद न्यायिक समीक्षा क्या होता है, तो न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे के अगर विरुद्ध होगा तो उसको रद्द किया जाएगा। अब यहीं आप चाहें तो लिख देंगे कि मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है। फिर भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, तो सबसे ऊपर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर अधीनस्थ या जिला न्यायालय है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ अदालत कई नाम से संबोधित किए जाते हैं, जैसे सत्र न्यायालय कहते हैं, कभी ट्रायल कोर्ट कहते हैं, कभी प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यालय कहते हैं, कभी सिविल जज का न्यायालय कहते हैं। इसके बारे में बता दिया। फिर फौजदारी और दीवानी कानून क्या होता है ये बताया। फौजदारी कानून का मतलब है जो आपराधिक मामले होते हैं, जो क्रिमिनल मामले होते हैं वो फौजदारी कोर्ट में जाते हैं, और जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले मतलब जैसे मान लीजिए विवाह का मामला है, तलाक का मामला है, तो ये सब मामले जो हैं, ज़मीनी विवाद वगैरह का मामला है, ये दीवानी कानून में आ जाते हैं। तो फौजदारी और दीवानी में क्या होगा, दीवानी में याचिका दायर की जाती है, फौजदारी में FIR करके जांच होती है, फिर सजा दी जाती है। उसके बाद क्या है, जनहित याचिका क्या होगी। जो जनहित याचिका का मतलब है कि एक व्यक्ति या संस्था जनता के हित के लिए कोई याचिका दायर की जाए, मतलब अपने लिए आप नहीं कर रहे हैं, आप पूरी किसी खास समुदाय, किसी जनता, किसी क्षेत्र की जनता विशेष के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो हो गया। फिर आर्टिकल 21 के बारे में बताया है जो राइट टू लाइफ है।
उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो हमारी आपराधिक प्रणाली क्या है, तो आर्टिकल 22 आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट में कि प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का पूरा मौका देती है सरकार। आर्टिकल 39A जो कि DPSP में है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसमें क्या है कि नागरिकों को वकील मुहैया कराया जाएगा, जबकि मतलब निःशुल्क विधिक सहायता आप कहेंगे इसको। आर्टिकल 22 क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार क्या है कि वह कारण जाने कि क्यों उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरा है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद क्या है, गिरफ्तारी या हिरासत में उसको किसी तरह का दुर्व्यवहार या यातना नहीं दी जाए उसको। पुलिस हिरासत में एक बार अगर उसने कोई बयान दे दिया तो उसको हम आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं मानेंगे, मतलब अपने पक्ष में आप चाहें तो मौन भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद से इन्होंने DK बसु के कुछ दिशा निर्देश हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर FIR क्या है उसके बारे में बताया है, फेयर ट्रायल क्या होता है। फिर यूनिट 4 में चैप्टर नंबर 7 है हाशियाकरण की समझ, सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ें। तो इसमें बताया कि आदिवासी जो हैं वो मूल निवासी हैं, उनकी आबादी कितनी प्रतिशत है, ऊंचा नीचा का फ़र्क उनमें कम है, फिर जंगलों में रहते हैं, वो सब बातें बताई गई हैं। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, मुसलमान जो हैं वो हाशियाकरण उनका किस तरह से है। फिर सच्चर समिति की रिपोर्ट आई थी 2005 में, जिसमें कहा था कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जो है उसको जान लेना जरूरी होगा, है ना। उसके बाद से चैप्टर नंबर 8 है हाशियाकरण से कैसे निपटा जाए, कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो इसमें बताया कि आर्टिकल 17 छुआछूत, ये दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 से 30 अल्पसंख्यकों का अधिकार है। और हाशियाई तबकों के लिए कुछ कानून अलग से भी बनते हैं, जैसे दलित और आदिवासी जो हैं उनके लिए छात्रावास वगैरह की व्यवस्था होती है। और फिर कबीर दास के बारे में थोड़ा सा बता दिया यहाँ पे। फिर अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम जो है, अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं 1989 का, उसके बारे में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति दलित व आदिवासी के खिलाफ दुर्व्यवहार या अपमान करता है तो उसको सज़ा मिल सकती है। और इसके लिए क्या मतलब अपराध की श्रेणी में क्या आएगा, तो खराब पदार्थ कोई खिला दिया, नंगा करके घुमा दिया वगैरह, ज़मीन पर कब्जा कर लिया, महिलाओं का अपमान कर लिया। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 ये है। फिर अनुसूचित जाति के लिए और परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम के बारे में बताया। फिर 9th जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है कि कुछ सुविधाएं जो जन सुविधाएं हैं उसके बारे में बताया है कि पानी से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं तो उसके लिए स्वच्छ पानी का अधिकार होना चाहिए, जीवन का अधिकार के अंतर्गत आता है ये। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो पास किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा, सार्वजनिक पहुंच होगी। चैप्टर नंबर 10 है कानून और सामाजिक न्याय के बारे में, जिसमें कि फंडामेंटल राइट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। अब ये मैंने क्यों ये सब पढ़ के बताया, मैंने पढ़ के इसलिए बताया कि आप जब इसको रिवाइज करने बैठे, मैं 15 मिनट में ये लगभग वीडियो 13 से 14 मिनट का वीडियो रहा होगा। अगर आप पूरा देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे। इस 13 से 14 मिनट में मैंने पढ़ के बताया। अगर आप पढ़ना चाहें तो इस पूरे पेज को 8 पेज को 15 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब आपको बेसिक समझ होगी इस चैप्टर की, जब आपको बेसिक जानकारी होगी। एक बार 8th क्लास की NCERT पढ़िए, 4-5 दिन लगेगा, उसके बाद इसको पढ़िए, फिर देखिए कि आपकी NCERT कैसे तैयार होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर सारे नोट्स मिलेंगे आपको।